चलिए कुछ नए टॉपिक्स हैं। सोलर रेडिएशन, नेक्स्ट है टेम्परेचर, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, सोलर रेडिएशन की, देन टेम्परेचर को, और उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो पहले देख लेते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में। चलो भाई चलते हैं भाई अपने प्लैनेट की तरफ। ये रही हमारी अर्थ। चलो देखो, थोड़ा सा इसको अर्थ को छोटा कर लेते हैं। यहाँ बना लो आप अपना सन, ये तो रहा अपना आग का गोला सन। अब देखो क्या होता है, यहां से सन से आती हैं सोलर रेडिएशंस। क्यों भाई, यहीं से आती हैं सोलर रेडिएशंस। जितनी भी सोलर रेडिएशंस है वो सब कहां से आती हैं, सन से ही आती हैं। सोलर रेडिएशन का सोर्स क्या है, ये सन ही है। सोलर रेडिएशन एक्चुअली में है क्या, ये सोलर रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटोन, यानी कि ये फोटोन की बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है और एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे फोटोन, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, इनको फोटोन कहा जाता है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनको कह सकते हो। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल होते हैं, इनको फोटोन भी कह सकते हो। घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सोलर रेडिएशन है ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है। भाई सही बात है एकदम। हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी आज की डेट में है वो सभी एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। किस फॉर्म में आती है, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में आती है। सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है, इसी वजह से हमारी अर्थ को एनर्जी मिल पाती है। पहले तो आप समझो यहाँ पर कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सुना है कभी भाई सोलर कांस्टेंट? ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। सोलर कांस्टेंट को समझना बहुत आसान है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप सबसे आउटर मोस्ट वाला देखिए, ये जो सबसे बाहरी लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ये है आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी लेयर है। अब इस आउटर मोस्ट लेयर पर आप एरिया ले लीजिए, और एरिया आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने एरिया ले लिया इस अर्थ के आउटर मोस्ट, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर पर, आउटर मोस्ट सरफेस पर, जहां हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है वहां पर टॉप पर हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। अब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी सनलाइट गिर रही है, सनलाइट को हमने क्या कहा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट के अंदर गिर रही है। बात कुछ समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं, कि भाई ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी है, कि इसके बाद फिर सीधा स्पेस आ जाता है। तो ये हमारे अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इस पर हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही है 1 मिनट के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। इसी को क्या कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 1.94 कैलोरी, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये वैल्यू याद हो जाएगी, करनी पड़ेगी, याद रख लेना इसको, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही है हमारा क्या, सोलर कांस्टेंट। और देखो यहां पर फिर से ले लो भाई अपनी अर्थ, ये रही। ये जो सोलर रेडिएशन यहां से आती है, ये जो सोलर रेडिएशन आ रही है,
ये 3 तरीके से हमारी अर्थ तक पहुंचती है। देखो, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये रहा हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। देखिए भाई, कुछ सोलर रेडिएशंस तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इस पूरे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए हमारी अर्थ की सरफेस पर डायरेक्ट पहुंचती है। इस लेयर को तो कहते हैं, सॉरी, इस सोलर रेडिएशन को कहते हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ठीक है भाई। कुछ सोलर रेडिएशन ऐसी होती है जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उन अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ से वो सब इधर उधर रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, डिफ्यूज्ड हो जाती हैं। मतलब डायरेक्ट अर्थ तक नहीं पहुँच पाती, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इधर उधर उनके पार्टिकल से टकराकर इधर उधर डिफ्यूज हो जाती हैं। उनको कह देते हैं क्या? डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ठीक है, या इन्हीं को कहा जाता है स्काई रेडिएशन। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है स्कैटर्ड रेडिएशन। इन्हीं को कहा जाता है स्कैटर्ड रेडिएशन। बहुत सारे नाम पड़ गए। कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं, जगह भी नहीं छोड़ते यार। चलो ठीक है, कुछ रेडिएशंस तो ऐसी होती हैं जो आती हैं हमारी अर्थ की सरफेस पर, टकराती हैं और टकरा के तुरंत वापस लौट जाती हैं। इनको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, सूरज की रोशनी से ये रेडिएशन आई, अर्थ की सरफेस पर टकराई और तुरंत एज इट इज वैसी की वैसी वापस लौट गई। इनको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को फिर आसमान में घूम रहे जो हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं वो कैच करते हैं और वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं अर्थ से रिलेटेड। इसी का तो यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशन यूज़ की जाती है? तो रिमोट सेंसिंग में रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यूज़ की जाती है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है ना, इसी को हम लोग एल्बिडो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल्बिडो। कि भाई कितनी रेडिएशन जो है आपकी, कितनी प्रतिशत रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो एल्बिडो को। एल्बिडो क्या होता है आपका? टोटल इनकमिंग रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है, तो एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि कितने प्रतिशत रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट गई है। इसकी वैल्यू आप लोग याद रख लेना। देखो, जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, जो ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं, ब्लैक कलर के जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए एल्बिडो की वैल्यू हमेशा कम होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ पर बहुत कम होता है। यहाँ पर एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि भाई गर्मियों में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जल्दी ज़्यादा गर्मी लगती है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आपके घर में काली टंकी है, ऊपर छत पर रखी रहती है, गर्मियों में देखोगे आप कितना ज़्यादा गर्म पानी उसके अंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो वो ब्लैक कलर की है, सोलर रेडिएशन उस काली टंकी पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होने की जगह पर एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि उसका एल्बिडो, उस काली टंकी का जो एल्बिडो है वो बहुत कम है, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा। रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है? वाइट बॉडीज़ का। इसलिए तो कहते हैं भाई गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, गर्मी कम लगेगी, काले रंग के कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना कि भाई जब भी घर से बाहर निकलो तो सर पे हमेशा कुछ ढक लो। और ख़ास करके आपने देखा होगा हमारे पुराने जो लोग थे वो सफ़ेद रंग की एक सॉफ़ी जो होती थी उसको हमेशा सर पे लगाते थे। सफ़ेद रंग की ही क्यों लगाते थे? आजकल तो फैशन में लोग काले रंग की सॉफ़ी लगा के चले जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि भाई काले रंग की सॉफ़ी अगर आप लगाओगे तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। एक तो आपके बाल काले हैं ही, इसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब हो ही रही है। अगर आप सफ़ेद रंग की सॉफ़ी लगाओगे, सफ़ेद रंग का कपड़ा अपने सर पे बांधोगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, आपका सर गर्म कम होगा, आपको हीट कम लगेगी। तो वाइट कलर जो होता है उसकी एल्बिडो हमेशा ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम एल्बिडो की अगर हम बात करें तो वाइट बॉडीज़ में, जैसे कि अपनी फ्रेश आई, अभी ताज़ा ताज़ा अगर बर्फ़ पड़ी है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मतलब सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी एल्बिडो बहुत ज़्यादा होती है, अप टू दी 95%। कितना? 95% तक एल्बिडो वैल्यू होती है। अच्छा, हमारे क्रॉप की अगर हम बात करें, हमारी जो क्रॉप है उनके लिए कितना है? अगर क्रॉप के लिए अगर हम बात करें कि भाई हमारी जो क्रॉप है उसके लिए एल्बिडो की जो वैल्यू है वो लगभग 23 से लेकर के 30% तक है। 23 से लेकर 23 से 30% तक एल्बिडो की वैल्यू होती है।
पानी के लिए सबसे कम होती है, वाटर के लिए तो बहुत ही कम है, 3 से लेकर के 10% तक एल्बेडो वैल्यू है, यानी कि बस इतना ही परसेंट रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर ली जाती है। समझ गए भाई एल्बेडो वगैरह क्या होता है। अब और समझो, एक बार और लेके आओ भाई पृथ्वी को। देखो ये जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं, इस सोलर रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशंस हैं? एक्चुअल में इसके अंदर मिक्सचर है रेडिएशन का। यहां पर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती हैं। जो हम लोग कहते हैं ना सोलर रेडिएशन, उसमें कोई एक प्रकार की रेडिएशन नहीं होती, उसमें अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती हैं। और ये जो अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती हैं, ये बेस्ड होती हैं बेसिकली वेवलेंथ पर, बेस्ड ऑन दी वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ पर बेस्ड होती है। कौन कौन सी होती हैं बढ़ते क्रम में मैं आपको बताऊंगा। अरे क्या लिख रहे हो भाई, एक्स रेस, उसके बाद है आपका गामा रेस, देन अल्ट्रावायलेट रेस, और देन आपका विजिबल रेस। जगह इसी तरह से लिखना चाहिए ना, यहां से लिखते हैं एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड रेस, देन माइक्रोवेव्स। ये इस तरह का, ये क्या है अपना वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वहाँ पर है, फिर उससे कम यहाँ पर, फिर विजिबल रेस, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, इस तरीके से वेवलेंथ बढ़ती हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की टॉप, सॉरी पहले से 3 एक्स रे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेस, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल। ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिए, हमारे वेजिटेशंस के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। कौन कौन सी? एक्स रे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेस। ये वाली जो आप देख रहे हो इंफ्रारेड रेस और माइक्रोवेव्स, ये हीटिंग अफेक्ट करती हैं। इनके अंदर क्या होता है? हीटिंग अफेक्ट। ठीक है, ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिबल रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपकी, ये विजिबल रेस ही है जिस पर हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा इसी का यूटिलाइजेशन करती है। हमारी अर्थ के ऊपर जो भी हमारा वेजिटेशन है, जो भी प्लांट है, वो सब इसी विजिबल रेस का ही यूटिलाइज करते हैं। इसी विजिबल रेस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए तो इस विजिबल रेस को हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PAR। पूरा नाम क्या है इसका? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसी रेडिएशन में होता है, विजिबल रेज में। तो ये जो विजिबल रेज है, क्या है इसकी वेवलेंथ? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। इसको याद रखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 400 से 700 नैनोमीटर। ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई विजिबल रेज वेवलेंथ की रेंज क्या है? 400 से 700। और ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की रेंज क्या है? तो वो भी 400 से 700 नैनोमीटर है। ये जो आप विजिबल रेज देख रहे हो ना, इस विजिबल रेज के अंदर भी ये जो विजिबल रेज आप देख रहे हो कितना है? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर है। इसके अंदर भी फिर 7 अलग अलग वेवलेंथ और कह सकते हैं कलर के बेसिस पर 7 और रेडिएशंस, मतलब ये विजिबल रेज जो है इसमें 7 कलर होते हैं। कहते हैं ना इंद्रधनुष के 7 रंग, वो इंद्रधनुष के 7 रंग कौन से हैं? वो इसी में ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये याद रखना आप। विग्योर, इसको आप लोग याद रखें। ये विग्योर मतलब V का मतलब यहां पर होता है वॉयलेट। ठीक है, ये भी आपका ध्यान रखना क्या है? वेवलेंथ यहां पर बढ़ती जा रही है। फिर I का मतलब क्या होता है यहां पर? इंडिगो। I का मतलब क्या है? इंडिगो। B का मतलब है यहां पर ब्लू। G का मतलब है ग्रीन।
वाई का मतलब है येलो, और ओ का मतलब है ऑरेंज, और आर का मतलब है रेड। यहां पर भी क्या है, ये वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। रेड के बाद जैसे ही आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी अपनी क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ पर वॉयलेट से ठीक पहले जाओगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी क्या, अल्ट्रा वॉयलेट, जो कि हार्मफुल है। हालांकि अल्ट्रा वॉयलेट भी 3 तरह की होती है, एक होती है अल्ट्रा वॉयलेट ए, एक होती है अल्ट्रा वॉयलेट बी, और एक होती है अल्ट्रा वॉयलेट सी। इसमें से ए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। ये हमारी अर्थ पर बिल्कुल भी नहीं आती, ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन लेयर के द्वारा, एब्जॉर्ब्ड बाय दी ओजोन, ओजोन के द्वारा ये पूरी की पूरी अपनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्ट्रा वॉयलेट बी भी अपनी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में बी हमारी अर्थ तक आती है, और सी ये हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। लेकिन नुकसान तो तीनों ही है, तीनों को नहीं आना चाहिए। लेकिन ए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये बिल्कुल भी नहीं आती है। बी थोड़ी बहुत हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, और सी पूरी की पूरी आ जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता इससे, ठीक है। लेकिन होता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो वो उसको छोड़ो, बस इतना याद रखो आप। तो अब और देखो यहाँ पर सोलर रेडिएशन में कुछ और है बताने के लिए। और देखो यहाँ पर अपन बात करें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो होता है आपका पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर। ये पायरेनोमीटर क्या मेजर करता है, जो भी आपकी सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को किसको मेजर करेगा, ये सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, ठीक है। यहां पर दूसरा एक लिखिए आप, एक है आपका पायरेलियोमीटर, पाई PR, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, पायरेलियोमीटर, ठीक है। ये मेजर करता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को, डायरेक्ट बीम, जो डायरेक्ट बीम पड़ती है उसकी डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन को, ठीक है। यहां पर जो मैंने सोलर रेडिएशन कहा ना, ये टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, टोटल जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसकी बात हो रही है, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात हो रही है। इन दोनों को आप लोग याद रखना अच्छे से। अब बात करते हैं अपन किसकी, यहां पर टेम्परेचर की। देखो भाई, टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर की यूनिट हम सभी को पता है। एक तो क्वेश्चन यहीं से है, डिग्री सेल्सियस। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इनके रिलेशन पर क्वेश्चन आता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और यूनिट होती है इसकी फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन। आपको डिग्री सेल्सियस दे देंगे, पूछ लेंगे फ़ारेनहाइट बताइए, फ़ारेनहाइट दे देंगे, पूछ लेंगे तो डिग्री सेल्सियस बताइए। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखें, और वो फॉर्मूला है आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू F - 32 5/9, 5/9। ये फॉर्मूला है F - 32 5/9। आपको अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो। IMP है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके मेजरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेजर कैसे करना है, देखो यहाँ पर भी 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में भी 2 हैं आपके, एक तो होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम थर्मोमीटर, और एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर, एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम थर्मोमीटर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या एक ही थर्मोमीटर काम नहीं करता मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, नहीं कर पाता। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर में मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच गया,
हालांकि ऐसा होता नहीं है भाई, टेम्परेचर कितना ज़्यादा जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, 50-55 तक पहुंच जाएगा। मान लो कि टेम्परेचर पहुंच गया, मान लो 100 से ऊपर निकल गया, तो फिर क्या होगा भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच गया, तो आप टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा तो जो थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, उस थर्मोमीटर के अंदर जो मेन मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उस मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हमने जो मटेरियल थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक लिमिट तक है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर अगर टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो भी बॉयल हो जाएगा, वो भी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर टेम्परेचर को कौन मेज़र करेगा। इसलिए मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल आप यहाँ पर यूज़ करोगे उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी अगर पहुँच जाए तो वो बॉयल ना हो, जो लिक्विड जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो कहीं बॉयल ना हो जाए, तो फिर टेम्परेचर कैसे मेज़र होगा। ठीक है, तो ऐसी में अपन हमेशा यूज़ करते हैं मरकरी। मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, मरकरी। मरकरी का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा चला भी जाता है तो ये बॉयल नहीं होगा, ये मेल्ट नहीं होगा, हालांकि मेल्ट कंडीशन में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये बॉयल नहीं होगा, तो आपको एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करके दे देगा मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी। अब मिनिमम की हम बात करें, आप कहोगे सर मिनिमम में हमने इसका यूज़ क्यों नहीं किया। अब मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया, बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया, तो कहीं ये जम ना जाए, बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाएगा तो मरकरी जम जाएगा, जब मरकरी जम जाएगा तो फिर टेम्परेचर को कौन मेज़र करेगा। इसका मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र किया जाएगा। तो इस मिनिमम टेम्परेचर में जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उस मटेरियल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा -डिग्री सेल्सियस चला जाए तब जाकर वो फ्रीज हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम कौन सा यूज़ करते हैं, एल्कोहल का। यहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज़ करते हैं। एल्कोहल इससे भी ज़्यादा, मरकरी से भी ज़्यादा इसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, अब वो वैल्यू मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मरकरी फ्रीज हो सकता है, मतलब ये जम सकता है, अगर ये जम गया तो फिर टेम्परेचर कौन बताएगा आपका, ये काम ही करना बंद कर देगा। वहीं एल्कोहल, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा है, मरकरी से भी, तो टेम्परेचर अगर आपका बहुत ज़्यादा माइनस में भी चला जाता है तो ये एल्कोहल जमेगा नहीं, ये फ्रीज नहीं होगा और आपका एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करके दे देगा। इसलिए मिनिमम थर्मोमीटर में एल्कोहल यूज़ करते हैं, मैक्सिमम थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं। बस यही मेरा पॉइंट था बताने का, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखें। इसके अलावा और भी है, सॉइल थर्मोमीटर है, वो भी मरकरी बेस्ड होता है, थर्मासिस्टर है, थर्मोकपल है। अब आ जाओ अपन बात करते हैं यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव की जगह डायरेक्ट लिखिए आप ह्यूमिडिटी। 3 तरह की ह्यूमिडिटी है, उन तीनों को पढ़ना है। ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्यूब बनाता हूँ यहाँ पर। आप कहोगे सर क्यूब क्यों, देखते जाओ भाई, इस क्यूब से कैसे समझेंगे आप। क्यूब ऐसे बनेगा, ये जाएगा इधर, ये इधर, ठीक है, अरे वाह बन गया। ये तो अपना एक क्यूब, ठीक है। ये क्यूब कितना है, वॉल्यूम क्या है इसका, 1 मीटर क्यूब का है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, मतलब ये भी आपका 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर 3 तरह की ह्यूमिडिटी हमको पढ़नी है। वो 3 तरह की ह्यूमिडिटी कौन कौन सी है। एक तो है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। दूसरी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले तो देखो एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक तो बहुत आसान है समझना, रिलेटिव में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या है, ये जो आप देख रहे हो क्यूब, इस क्यूब के अंदर आप भर दीजिए अपना एटमॉस्फेरिक, जो भी आपके पास एटमॉस्फेयर है वो पूरा की पूरा एटमॉस्फेयर आप इसके अंदर फिल कर देंगे। ये हमने एटमॉस्फेयर इसके अंदर फिल कर दिया। अब एटमॉस्फेयर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जो भी एटमॉस्फेयर उसके अंदर 3 चीज़ें, एक तो गैसेस उसके अंदर पाया जाता है, प्लस उसके अंदर डस्ट पाई जाती है,
प्लस उसके अंदर वाटर वेपर पाई जाती है। वाटर वेपर को मैं WB लिखूंगा। भाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, यही तो ह्यूमिडिटी है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस तो होती ही हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और वाटर वेपर भी उसमें पाई जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर हमने इसके अंदर फिल कर दिया, इस क्यूब के अंदर ये हमने फिल कर दिया। मतलब इसके अंदर जितनी भी गैसेस आएगी उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये क्यूब भी कितना साइज का है, इसका वॉल्यूम भी क्या है? 1 मीटर क्यूब है। तो इसके अंदर जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस भरोगे आप पूरी तरह से, वो भी इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब इसके अंदर गैस भी है, डस्ट भी है और वाटर वेपर भी है, WB। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर हमेशा ये तीनों जो मेथड अपन पढ़ेंगे, इन तीनों में आपको पहले तो वाटर वेपर को कैलकुलेट करना है। तो वाटर वेपर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि साइक्रोमीटर आता है, साइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हाइग्रोमीटर हो गया। साइक्रोमीटर को ही हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। तो साइक्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी को मेजर किससे करना है? साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से। कई बार डायरेक्ट बोल देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करना है? तो साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से। तो वाटर वेपर का कंटेंट किससे मेजर कर लिया हमने? साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को अपन लिख लेते हैं AH। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को लिख लेते हैं अपन SH। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिख देते हैं RH। तो देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी AH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम में वेट किसका, वॉल्यूम किसका? ये क्या हो रहा है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट किसका आपका? वेट ऑफ द वाटर वेपर। कितना अपन ने वाटर वेपर कैलकुलेट किया इसकी मदद से? साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की मदद से अपन ने वाटर वेपर कनेक्ट कर लिया। इसका सिर्फ अपन इसी की बात कर रहे हैं, क्यूब की। तो इसके अंदर वाटर वेपर कितना है वो, और वॉल्यूम हमारे अंदर जो इसके अंदर जितनी भी अपन ने एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें उसका पूरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपन ने इससे पता कर लिया, जितने सा का क्यूब है उतना ही उसका अंदर उसका वॉल्यूम होगा एटमॉस्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या हो गया आपका? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? वेट का ऊपर ग्राम हो जाएगा, नीचे मीटर क्यूब हो जाएगा। इस यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये तो एब्सोल्यूट में कुछ नहीं है, सिंपल ही था, बस इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। स्पेसिफिक में देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या है? वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट में क्या? वेट किसका? वेट ऑफ द वाटर वेपर। यही, ये तो आपको तीनों में निकालना है, इसमें भी निकालना है, उसमें भी निकालेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी। तो वेट ऑफ द वाटर वेपर वो इससे निकाल लिया। अब नीचे जो लिखना है अपन को, वो लिखना है वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला था मीटर क्यूब, यहाँ पर अपन को वेट निकालना है। मतलब इन तीनों का अपन को वेट निकालना पड़ेगा। वाटर वेपर का वेट निकालो, ठीक है, डस्ट का वेट निकालो और गैसेस का वेट भी निकालो। इन तीनों का वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ द वाटर वेपर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, गैस का भी आएगा प्लस डस्ट का वेट भी आएगा प्लस वाटर वेपर का वेट भी आएगा। तो ऊपर वाटर वेपर का सेपरेट लिखेंगे और नीचे वाटर वेपर का और जुड़ेगा। इससे निकलेगी क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ऊपर ग्राम में और नीचे किलोग्राम में। समझ गए भाई? अब आ जाओ अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। इसके लिए तो उधर चलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझो, एक क्यूब यहाँ बना लेते हैं फिर उसके लिए। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कभी भी कैलकुलेट करोगे तो आपको एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। कभी भी टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इसको आप लोग समझना।
इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, एटमॉस्फेयर इसके अंदर हमने भर दिया है। एटमॉस्फेयर में 3 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या होगी, गैसेस होगी प्लस डस्ट होगी प्लस इसके अंदर वाटर वेपर होगी। ठीक है, अभी ये कैसी है, एटमॉस्फेयर आपका अनसैचुरेटेड है। अभी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या होता है, अगर आपको पता होगा सॉइल के अंदर सॉइल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो होती है वो है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अब टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना, उसको समझो। आप कहोगे सर ये एटमॉस्फेयर के अंदर, पहले आप ये बताइए सर कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर वेपर आती कैसे है। देखो वाटर वेपर का सोर्स तो क्या है, नीचे हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई तालाब है या कोई समुद्र है, यहाँ से एवापोरेशन होगा, यहाँ से एवापोरेशन होगा, ये पानी ऊपर जाएगा 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 और ये हमारा मान लो एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में ये पानी जाकर के होल्ड हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये पानी एटमॉस्फेयर में होल्ड कैसे हुआ, वहाँ पर जाकर ये पानी कैसे रुका। देखो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में मैंने क्यों बोला था, जैसे अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाते हो, अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस जो होती है, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं वो हल्की हो जाती हैं और फैलने लगती हैं। तो जब गैसेस फैलेंगी तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा और उसी स्पेस में ये वाटर वेपर जो है अपनी वो जगह बना लेती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा तो उसी स्पेस के अंदर और ज़्यादा वाटर वेपर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, उसी स्पेस में और ज़्यादा वाटर वेपर अपनी जगह बना लेते हैं। तो वाटर वेपर जो होती हैं वो इसी गैसेस के बीच में अपनी जगह बनाती हैं। इतनी बात सब समझ में आ गई आपको। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वो स्पेस उसके बीच में बनता जाएगा, उसमें पानी आता जाएगा, कोई टंकी तो वहाँ पर है नहीं। उसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट मतलब एक मैक्सिमम लिमिट पर वो पहुंच जाएगा कि भाई अब जो है वाटर वेपर को होल्ड करने की एक मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, इससे ज़्यादा वाटर वेपर अब होल्ड नहीं किया जा सकता। अगर इससे ज़्यादा और वाटर वेपर उसको मिला तो वो उसमें नहीं रुकेगा और वो वापस ज़मीन पर लौट आएगा, जिसको अपन कहते हैं रेनफॉल, बारिश होने लगी। जैसे कि मान लो इसके अंदर, जैसे मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब का एग्जाम्पल लें अपन, इसमें कितना है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो भाई ये 1 मीटर क्यूब में कितनी वाटर वेपर आ सकती है, इसके अंदर जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो कितनी वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती हैं, इसी के वॉल्यूम के बराबर ही होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती, क्योंकि इसका टोटल वॉल्यूम भी कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो जो वाटर वेपर इकट्ठी इसके अंदर हो सकती है वो भी कितनी हो सकती है, कुछ तो इसके अंदर वाटर वेपर पहले से ही है, और कितनी वाटर वेपर को ये होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम कितना कर सकता है 1 मीटर क्यूब तक तो कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा अगर वाटर वेपर आएगी भी तो वो इसमें होल्ड नहीं होगी और वो नीचे गिर जाएगी। जैसे कि ये है, अगर ये मैक्सिमम इसने अपनी लिमिट पार कर ली है, भाई मैक्सिमम लिमिट में इसके अंदर वाटर वेपर अब आ चुका है, इससे ज़्यादा वाटर वेपर अब इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा, तो ये जो मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया है ना, इसी को कहते हैं सैचुरेशन। इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट इसका आ चुका है, मतलब अब इसके ऊपर अगर अब इसमें थोड़ा सा और वाटर वेपर गया तो वो इसमें इकट्ठा नहीं होगा, वो इसमें जमा नहीं होगा और वो वापस पृथ्वी पर ही लौट आएगा, जिसको अपन कहते हैं रेनफॉल के, बारिश होने लगी है। तो सैचुरेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर अभी हमने स्टार्टिंग में फिल की है वो सैचुरेटेड नहीं है, वो कैसी है, अनसैचुरेटेड है। तो इसमें अपन मैक्सिमम कितनी और वाटर वेपर ऐड करें कि ये भी सैचुरेट हो जाए, मतलब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाए कि इससे ज़्यादा इसके अंदर वाटर वेपर होल्ड नहीं हो सकता। तो जब वो मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाएगा, मैक्सिमम इसकी वाटर वेपर होल्डिंग लिमिट पर जब पहुंच जाएगा एटमॉस्फेयर, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, सैचुरेशन बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सैचुरेशन वाला क्या है कि भाई इस एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कहते हैं ना सॉइल सैचुरेटेड कब कहते हैं, सॉइल के अंदर मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स होते हैं, जब मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स पूरी तरह से वाटर से फिल हो जाएं तो आप क्या कहोगे कि ये सॉइल सैचुरेट हो चुकी है, अब इसके अंदर पानी जो है वो होल्ड नहीं हो सकता, अब जो भी पानी आप डालोगे वो नीचे के नीचे पूरा बह जाएगा या रन ऑफ कर जाएगा, उस सॉइल में होल्ड नहीं होगा क्योंकि उसके माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स फिल हो चुके हैं। ठीक वैसे ही एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कहाँ पर इकट्ठी होती है, गैसेस के बीच में जो स्पेस बनता है, तो एक स्पेस भी लिमिट में ही बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में आप कितना वाटर वेपर डाल सकते हो, कितना वाटर वेपर आप ऐड कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब तक, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। यानी कि इसकी सैचुरेशन भी कहाँ पर आकर रुक जाएगी, 1 मीटर क्यूब तक ही आकर रुक जाएगी। उससे ज़्यादा आप पानी दोगे तो फिर वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं करेगा, सारा की सारा पानी रेनफॉल की तरह नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, RH का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो वही वेट ऑफ दी वाटर वेपर तो आपको निकालना ही निकालना है, इसको डिवाइड करोगे आप किससे, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन,
वाटर रिक्वायर्ड फॉर दी सैचुरेशन, इसको सैचुरेट करने के लिए और कितनी वाटर वेपर की ज़रूरत पड़ रही है, उससे आप डिवाइड कर दोगे कि भाई यहाँ पर वाटर वेपर कितनी है, उसका वेट आपने निकाला, इसमें और कितनी वाटर वेपर अपन ऐड करें कि ये सैचुरेट हो जाए, इसमें और कितनी वाटर वेपर ऐड करें कि ये कैसी हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। तो वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर इट सैचुरेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे भी फॉर्मूला बन जाएगा इसका, वेट ऑफ द वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, क्योंकि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। इसको किस में कैलकुलेट किया जाता है, इसकी जो यूनिट है वो परसेंटेज में रहती है। ठीक है, यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं उन दोनों की जगह, स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट को। समझ गए भाई, बस यही है इसके अंदर। थैंक यू।